नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो हिंदी की सीरीज चल रही है उसी में हम आज देवनागरी लिपि के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं देवनागरी लिपि से संबंधित आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है देवनागरी लिपि का उद्भव। देवनागरी लिपि का उद्भव, उसके बाद देवनागरी लिपि का विकास, यानी उसका उद्भव कहाँ से हुआ, उसका जो विकास है उसका विकास क्रम देखेंगे कि देवनागरी लिपि का जो विकास है, जो यहाँ तक वो हिंदी के एक मानक लिपि के रूप में उसका बनना, तो उसके बारे में जो उसका विकास क्रम है, उसका सफ़रनामा है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं जो उसे और लिपियों से उसे अलग बनाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि का मानकीकरण, यानी उसमें जो प्रमुख सुधार हुए, एक मानक लिपि का जो उसने रूप या स्वरूप जो ग्रहण किया है वह किस प्रकार किया है और कौन कौन से सुधार उसमें प्रमुख रूप से किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिपि के बारे में, लिपि और भाषा में थोड़ा जान लेते हैं कि लिपि क्या है। हम लिपि के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिपि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लिपि क्या है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति, यानी जब हम अपने भाव या विचार अभिव्यक्त करते हैं उसको भाषा कहा जाता है। और उसी भाषा को जब हम लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से व्यक्त करते हैं तो उसे लिपि कहा जाता है। यानी लिखित वर्ण संकेत होना लिपि में जरूरी है और उसी की जो सहायता से हम भाव या विचार अभिव्यक्त करते हैं लिख के, तो उसी को लिपि कहा जाता है। और भाषा और लिपि में जो मुख्य अंतर है वह श्रव्य और दृश्य का है। यानी जो भाषा होती है उसे हम सुन सकते हैं और जो लिपि होती है उसे हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, यानी देवनागरी लिपि के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं कि जो देवनागरी लिपि है उसका उद्भव कहाँ से हुआ, यानी उसका जो जन्म है वह कहाँ से होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत की जो सभी लिपियाँ हैं, यानी भारत में जितनी भी लिपियाँ हैं सबका उद्भव हुआ है ब्राह्मी लिपि से। यानी जो ब्राह्मी लिपि है वह सबकी जन्मदाता लिपि है, यानी उसी से ही जो जितनी भी हमारे भारत की लिपियां हैं सबका विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग वैदिक आर्यों ने प्रारंभ किया था। यानी जब वैदिक आर्य यहाँ पे निवास करते थे तो वहाँ उन्होंने ही ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम जो नमूना है, यानी जो उसके साक्ष्य हैं, वो 588-89 से 89 ईस्वी पूर्व का जो बोध गया अभिलेख हमें प्राप्त होता है, जो बौद्धकालीन माना जाता है, उससे ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना हमें प्राप्त होता है। यानी 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के आसपास हमें इसका जो प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है जो बौद्धकालीन है। और नागरी लिपि की बात की जाए तो नागरी लिपि का प्रथम प्रयोग, यानी जो हमारी नागरी लिपि है जिससे देवनागरी लिपि हमारी निकली है, तो नागरी लिपि का जो प्रथम प्रयोग है वो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख से हमें प्राप्त होते हैं। अगर ब्राह्मी लिपि की बात की जाए तो वो बौद्धकालीन या बौद्ध गया में जो अभिलेख हमें प्राप्त होता है उससे उसका प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। और नागरी लिपि की बात की जाए तो यह गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख से हमें प्राप्त होती है। एक भाषा विद्वान है प्रोफेसर वूलर, उन्होंने ब्राह्मी लिपि में 9 स्वर और 32 व्यंजन बताए हैं। यह ध्यान रखने योग्य है दोस्तों कि जो ब्राह्मी लिपि में 9 स्वर होते हैं और 32 व्यंजन इन्होंने बताई हैं। उत्तरी ब्राह्मी से ही नागरी लिपि का विकास हुआ है। यानी जो ब्राह्मी है उसके 2 पार्ट हो जाते हैं आगे चलकर, उत्तरी और दक्षिणी ब्राह्मी। तो जो उत्तरी ब्राह्मी थी उसी से ही नागरी लिपि का विकास होता है। इसके बाद अगर हम देवनागरी लिपि के विकास के बारे में देखें तो जो इसका विकास हुआ है इसको एक डायग्राम में देखते हैं कि सबसे पहले जो देवनागरी लिपि का जो जन्मदाता लिपि है जहाँ से वो निकली है, यानी उनका जन्म हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि आगे चलकर क्या होता है कि 2 भागों में बंट जाती है, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। यानी जो हमारा इंडियन मैप में देखें अगर, तो जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे दक्षिणी ब्राह्मी लिपि चल रही है, और जो हमारा नॉर्थ वाला भाग है या उत्तरी भाग है यहाँ पर उत्तरी ब्राह्मी लिपि चलती है। यानी ब्राह्मी लिपि 2 भागों में बढ़ जाती है और यही उत्तरी ब्राह्मी से आगे चलकर गुप्त लिपि निकलती है।
जो 4वीं या 5वीं सदी के आसपास तक रहती है। उसके बाद इससे सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि चलती है जो 6वीं सदी के आसपास मानी जाती है। उसी से आगे चलकर इसके 2 भाग हो जाते हैं, नागरी और शारदा लिपि। और ये नागरी ही आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। तो जो ये नागरी की पश्चिमी शाखा है, इसी से ही हमारी जो हिंदी की एकमात्र लिपि है यानी देवनागरी लिपि है, इसका जन्म होता है। तो यानी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि जो हमारी देवनागरी लिपि है उसका उद्गम क्या है, तो ये नागरी की पश्चिमी शाखा हो जाएगी। अगर मूल उद्गम पूछेगा कि उसका जो मूल जन्म हुआ है तो वो ब्राह्मी लिपि आ जाएगी, यानी ब्राह्मी लिपि से हुआ है या उत्तरी ब्राह्मी। तो दोस्तों ये आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर होगा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद देवनागरी लिपि का नामकरण, यानी उसके नामकरण की जो देवनागरी नाम पड़ा है वह किस प्रकार पड़ा। तो इसमें देखा, अगर नाम की बात की जाए, देवनागरी नाम की हम बात करें, तो जो नाम विषयक जो नाम की बात है, तो इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो इसमें जो लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी इसको कहा जाता है, देवनागरी को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। और इसका नामकरण है वो विवादास्पद है, यानी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं, अलग अलग मत रखते हैं, कोई एक मत नहीं है। तो इसमें जो प्रमुख मत हैं, प्रमुख विद्वानों ने जो मत दिए हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो प्रमुख मत है कि ललित विस्तार यानी एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें नागा लिपि से नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है। यानी जो नाग जाति थी उनकी जो नागा लिपि थी उसी से इसका नाम नागरी लिपि पड़ा, यानी उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम नागरी लिपि होना माना जाता है ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ में। इसके बाद नगरों में प्रचलित होने से इसको नागरी नाम दिया गया, यानी जो ये नागरी देवनागरी लिपि है या नगरों में प्रचलित थी, कहा जाता है कि नगरों में प्रचलित होने के कारण इसको नागरी नाम दिया गया। नेक्स्ट है कि गुप्त लिपि से विकसित हुई या गुप्त लिपि से विकसित मानी जाती है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त को देव कहा जाता है कि जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त थे उनको देव और पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था, यानी जो उनकी राजधानी थी उसको नगर और चंद्रगुप्त को देव कहा जाता था, जिसके कारण वहाँ पर जो लिपि प्रचलित थी उसको देवनागरी नाम दिया गया। तो कुछ विद्वान यह भी मानते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट जो ज़्यादातर या अधिकतर विद्वान स्वीकार करते हैं कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण हैं उन्हीं के नाम पर यह लिपि देवनागरी या नागरी लिपि कहलाती है। और दूसरा है धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने नागर कला शैली के आधार पर नागरी लिपि का जो नाम है यानी नागरी नाम होने का बताया है कि जो नागर कला शैली है उसी के आधार पर इसको नागरी नाम दिया गया है। तो ये जो 2 मत हैं गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर और नागर कला शैली के आधार पर, तो ज़्यादातर विद्वान इसको स्वीकार करते हैं कि इन्हीं आधारों पर देवनागरी का नामकरण किया गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, कि कौन कौन से देवनागरी जो हमारी लिपि है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का जो वर्ण क्रम है वो पूरी तरह वैज्ञानिक है, यानी जैसे उसके उच्चारण के आधार के बात की जाए, यानी कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, यानी जो जिस प्रकार से हम उसका उच्चारण करते हैं उसी आधार पर उसको रखा गया है। तो यह इसका जो वर्ण क्रम है वो पूरी तरह वैज्ञानिक है। इसके बाद कि प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होता है, यानी जैसे हम कोई ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसके लिए एक ही वर्ण होता है, जैसे कौ बोलते हैं, खौ बोलते हैं, गौ बोलते हैं, तो जो बोलते हैं वही लिखते हैं। यानी जैसे हम अगर रोमन जो इंग्लिश हमारी है उसकी बात की जाए, जैसे उसमें टी बोला जाता है तो टी को ता के लिए भी यूज़ किया जाता है और टौ के लिए भी यूज़ किया जाता है, दोनों में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसमें जो इसकी विशेषता है कि देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ण होता है, अर्थात मतलब जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। दूसरा कि इसमें अक्षरात्मक लिपि होती है, यानी जो हमारे देवनागरी लिपि है या अक्षरात्मक है, इसमें अक्षर से मिलकर बनती है। यानी जैसे हम कौ की बात की जाए तो कौ प्लस औ, तो यानी इसमें अक्षर हैं। और रोमन लिपि की बात की जाए, इंग्लिश की बात की जाए, तो इसमें
वर्ड होते हैं। यानी जैसे INDIE, इंडिया अगर भारत की बात की जाए तो उसमें वर्ड होते हैं और उसमें अक्षर होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है मात्रा व्यवस्था। अगर मात्रा व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें जो मात्राएं होती हैं वह साथ में ऐड होती हैं, जैसे क ख औ। लेकिन इसमें अगर इसकी बात की जाए तो इसमें रोमन की बात की जाए तो रोमन लिपि की बात की जाए तो इसमें जैसे सीता लिखते हैं SEETA, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो मात्रा होती है वो उसके वर्ड के बाद लिखी जाती है, जैसे डबल ई हो गया सी। इसके बाद है सिरोरेखा। यानी सिरोरेखा जैसे जो जब हम कोई शब्द लिखते हैं जो उसके ऊपर लाइन खींचते हैं तो वह सिरोरेखा कहलाती है। और इससे पता चलता है कि वो जो हम शब्द लिख रहे हैं वह कंप्लीट हो गया, यानी पूरा हो गया है। और कई बार जैसे अगर हम इंग्लिश की बात की जाए या रोमन लिपि की बात करें तो उसमें पता ही नहीं चलता, अगर आपने क्लोज लिख ले तो वो हौच पौच हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें इसकी जो प्रमुख विशेषता है कि जैसे शब्द समाप्त होता है तो उसकी लाइन भी, यानी उसके ऊपर जो लाइन खींची जाती है उससे पता चल जाता है। इसके बाद जो देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता है कि उसमें लचीलापन है, यानी अन्य भाषाओं से चीज़ों को ग्रहण करना, और जो उसकी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रचलन में नहीं है वो हटा सकते हैं। जैसे उन्होंने देवनागरी लिपि में काफ़ी बाहर के शब्द भी, यानी जो अन्य भाषाओं से लिपियों से अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण किया गया है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं हम, तो डॉक्टर में जो अर्धचंद्रकार की जो मात्रा लगती है तो वो बाहर से, यानी उसने रोमन लिपि से या इंग्लिश से वर्ड लिए हैं। इसके अलावा नुक्ता वाले वर्ण हैं, तो इसमें जैसे ज, तो इसमें पता चल जाता है कि जैसे बिंदी लगाते हैं नुक्ता वाले वर्ण में तो इनसे पता चल जाता है कि इसमें क्या है, ये ज है कि जा है। तो इसमें इसका प्रमुख जो वो है विशेषताएं, एक लचीलापन भी है। इसके अलावा जो इसकी मुख्य विशेषता है कि देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे हमने लिखा है कि बाईं ओर से दाईं ओर के लिए लिखा है, लेकिन जो फारसी लिपि होती है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी देवनागरी लिपि के अपोजिट लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा के अधिकृत लिपि बनने का जो सफ़र था, यानी वो जब हिंदी की लिपि बनी तो वो यकायक नहीं बनी थी। उसके लिए देवनागरी लिपि ने काफ़ी एक लंबा सफ़र तय किया था। तो उसके बारे में जानते हैं कि वहाँ से क्या क्या परीक्षा उपयोगी हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। कि जो यह सफ़र था वो काफ़ी कठिनाइयों भरा था। अब जिसका कारण है कि जो अंग्रेज़ों की भाषा नीति थी, यानी उनका जो झुकाव था वो फारसी की ओर अधिक था, इसलिए देवनागरी को हिंदी की लिपि यानी अधिकृत लिपि बनने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हिंदी भाषा और फारसी लिपि का जो घालमेल है, यानी हिंदी और फारसी का जो स्टार्टिंग से प्रारंभ से जो घालमेल है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की देन है। यानी जो कलकत्ता में जो हिंदी को सिखाने के लिए जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, यह उसकी मुख्यतः देन है। और फोर्ट विलियम कॉलेज के जो उसमें हिंदुस्तानी विभाग होता था, उसके अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। उनके द्वारा फारसी बहुल हिंदुस्तानी लिपि का समर्थन किया गया, और जिससे जो हमारी देवनागरी लिपि है इसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद 1823 में इसी हिंदुस्तानी विभाग के एक अध्यक्ष विलियम प्राइस आते हैं, जो हिंदुस्तानी लिपि के नाम पर नागरी लिपि में लिखित हिंदी का प्रचार करते हैं। परंतु यह अधिक समय तक, कुछ ही टाइम तक इन्होंने वो अपने स्तर से प्रचार प्रसार किया, उसके बाद फिर ये बंद हो जाती है। 1857 के विद्रोह के बाद जब हिंदू मुसलमान के पारंपरिक विद्वेष में ब्रिटिश सरकार अपना फ़ायदा समझने लगा, अपनी सुरक्षा समझने लगी, तो उनकी जो भाषा के क्षेत्र में जो नीति थी, यानी देवनागरी और फारसी के जो वो था, तो उसमें उनकी जो नीति थी वो भेदभावपूर्ण हो गई और उन्होंने फारसी को ही ज़्यादा तवज्जो देनी प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट है कि फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए जो पहला प्रयास था, यानी नागरी लिपि के लिए जो पहला प्रयास किया गया वह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिपि संबंधी प्रतिवेदन देकर किया गया है। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को मेमोरेंडम कोड कैरेक्टर इन द अपर प्रोविंस इन इंडिया पर वो ज्ञापित किया था।
तो इसलिए इनको पहला प्रयास करने का श्रेय जाता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। इसके बाद बंगाल गवर्नर एस्ले थे, उन्होंने 1870 में देवनागरी लिपि के पक्ष में एक आदेश दिया था। इसके बाद मेरठ के पंडित गौरी दत्त द्वारा नागरी लिपि का प्रचार प्रसार किया गया, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार किया, जिसमें देवनागरी गजट 1888, 1874 में इन्होंने नागरी प्रकाश निकाला, 1891 में देवनागर और 1892 में देवनागरी प्रचारक के माध्यम से इन्होंने जो लिपि है देवनागरी लिपि थी उसका प्रचार प्रसार किया। इसके बाद 1893 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनाने के लिए कहा गया, तो इसके विरुद्ध में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा 1893 में काशी में नागरी प्रचारणी सभा का गठन किया गया, यानी जो मदन मोहन मालवीय जी थे उनके द्वारा 1893 में काशी में जो नागरी लिपि है उसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा का गठन किया। और इन्हीं को श्रेय जाता है कि जब 18 अप्रैल 1900 को फारसी के साथ अदालत व कचहरियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा नागरिक के प्रवेश को शुरू कर दिया गया, तो इसका जो श्रेय है वो मदन मोहन मालवीय जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने जब गवर्नर यूपी में आए थे तो इन्होंने उनको एक ज्ञापन सौंपा था, जिसके माध्यम से उन्होंने यह जो फैसला था वो फारसी के साथ उन्होंने अदालतों और कचहरियों में फारसी के साथ नागरिक को भी प्रवेश दे दिया। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश शारदा चरण मित्र थे, उनके द्वारा अगस्त 1907 में कलकत्ता में एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना की जाती है और 1907 में ही ये विस्तार परिषद थी, इसके द्वारा देवनागर नामक एक पत्र का संचालन किया जाता है, जिसमें जो हमारी नागरी लिपि है उसका प्रचार प्रसार किया जाता है शारदा चरण मित्र द्वारा बनाए गए लिपि विस्तार परिषद द्वारा। तो जो शारदा चरण मित्र थे यानी जो कलकत्ता में न्यायाधीश थे उस टाइम, तो उनके द्वारा अखिल भारतीय लिपि के रूप में प्रथम बार इनका प्रचार प्रसार किया गया देवनागर अपने पत्र के माध्यम से, यानी इनको अखिल भारतीय लिपि का प्रथम प्रचारक कहा जा सकता है शारदा चरण मित्र जी को। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में कि जो भाषा लिपि संबंधी जो संस्तुति होती है उसमें संस्तुति दी जाती है भाषा लिपि संबंधी, उसमें भी द्वैधीय विवाद की स्थिति थी, क्योंकि उसमें कहा गया था कि जो देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी जाने वाली हमारे हिंदुस्तानी होगी वह भारत की राजभाषा होगी, यानी जो हमारी हिंदुस्तानी होगी भारत की राजभाषा बनाने लायक जो भाषा है वह हिंदुस्तानी है, और जो उसकी लिपि है यानी वो जिसमें लिखी जाएगी वो या तो देवनागरी होगी या फारसी होगी, यानी ये एक द्वैधीय विवाद की स्थिति थी, इसमें एक को सिलेक्ट नहीं किया गया था। इसके बाद जो अंततः इस विवाद का जो अंत होता है यानी हमारी जो हिंदी है उसकी जो सर्वमान्य भाषा लिपि बन जाती है देवनागरी, वह जब संविधान सभा द्वारा भाषा संबंधी विधेयक पारित किया जाता है, ये किया जाता है 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, और इसीलिए 14 सितंबर को जब ये पारित किया जाता है हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाता है, तो इसलिए हम इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो जब ये भाषा संबंधी विधेयक पारित हो जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है, जो अनुच्छेद 343(1) में जो हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, कि संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और जो उसकी लिपि होगी वह देवनागरी होगी। यानी अब तक जो एक विवाद की स्थिति थी कि जो हिंदी है यानी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है उसके लिए लिपि कौन सी होगी, फारसी लिपि, रोमन लिपि या देवनागरी लिपि, तो इस विवाद का अंत हो जाता है जब ये भाषा संबंधी विधेयक पारित हो जाता है। अंततः लंबे संघर्ष के बाद हिंदी भाषा की एकमात्र और अधिकृत लिपि बन जाती है देवनागरी। इसके बाद देवनागरी लिपि में सुधार या मानकीकरण, कि देवनागरी लिपि में जब उसके बाद हमारी एक वो बन गई अधिकृत लिपि बन गई हिंदी भाषा में, तो उसमें इस प्रारंभ से क्या क्या सुधार किए गए उसका मानकीकरण किया गया। मानकीकरण का यहाँ पर मतलब है कि एक मानक लिपि के रूप में, यानी एक आइडियल ऐसी लिपि जिसको देख के जो और लिपियाँ हैं उनको अपना आदर्श मान सकें या उनसे जो अच्छी चीज़ें हैं वो ग्रहण कर सकें। तो यहाँ पर जो इसमें सुधार किए गए वो बाल गंगाधर, जो प्रारंभिक सुधार है बाल गंगाधर द्वारा तिलक फ़ॉन्ट नाम से फ़ॉन्ट बनाए गए थे, जो कुल 190 टाइप में थे।
यानी 190 प्रकार के थे। और ये जो तिलक फ़ॉन्ट बनाए गए थे ये बाल गंगाधर द्वारा उनका एक पत्र निकलता केसरी, तो केसरी पत्र के लिए उन्होंने उसमें जो टंकण के लिए उन्होंने ये कुल 190 जो फ़ॉन्ट थे वो तैयार किए थे। इसके बाद आ की बराखड़ी सावरकर बंधुओं द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन यह जो हिंदी के विद्वान थे उनके द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। और जो महात्मा गांधी के हरिजन सेवक नामक एक पत्र आता था, केवल उसी में इसका प्रयोग किया गया, यानी ओ की जो बराखड़ी है उसमें इसका प्रयोग किया गया था हरिजन सेवक नामक पत्र पत्रिका में। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास का पंचम अक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग, यानी जैसे हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था जब पंचम अक्षर आता है तो उसकी जगह बिंदी यानी अनुस्वार का जो अंक की मात्रा है उसका प्रयोग किया जाए, यानी जो ये 5 लास्ट के अक्षर आते हैं गा या अणा न मा, तो इनकी जगह क्या किया जाए, अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। इसके बाद गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद लिखना, जैसे रोमन लिपि में लिखा जाता है, तो इन्होंने सजेशन दिया था या सुझाव दिया था कि जो हिंदी में मात्राएं होती हैं उनको भी व्यंजन के बाद लिखा जाना चाहिए। जैसे ये है का, जैसे कुल लिखते हैं हम तो का के बाद ओ की मात्रा यानी उसके कुछ बाद लिखा जाइए, तो इस प्रकार के इन्होंने सुझाव दिए थे। इसके अलावा श्रीनिवास द्वारा महाप्राण वर्णों की जगह अल्प प्राण के नीचे चिन्ह लगाया जाए, यानी उन्होंने कहा था कि जो जितने भी जैसे वो हैं हिंदी में वर्ण हैं तो उनकी संख्या को कम करने के लिए जो अल्प प्राण वर्ण हैं उनके नीचे चिन्ह लगाया जाए। अल्प प्राण का मतलब है जैसे पहला, तीसरा और जो 5वें वर्ण होते हैं, तो उसमें जो जैसे क हो गया, गौ हो गया, गांव हो गया, तो ये अल्प प्राण में आते हैं और दूसरा चौथा ये महाप्राण में आते हैं। तो उन्होंने कहा था जो अल्प प्राण है उनके नीचे कोई चिन्ह लगाया जाए जिससे ये महाप्राण बन जाए और इसमें जो हिंदी वर्णमाला है उसमें अक्षर जो वर्ण है हमारे वो कम हो सके। इसके बाद नागरी लिपि सुधार समिति 1935 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में, यानी नागरी जो लिपि सुधार समिति उसका गठन किया गया 1935 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में, जो हिंदी में साहित्य सम्मेलन हुआ था हिंदी का, जो इंदौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता काका कालेलकर ने की थी, उसमें इनका समिति का गठन किया गया नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए। इसके बाद 1945 में नागरी प्रचारणी सभा ने भी नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया, यानी 1945 में इसके बाद जो नागरी प्रचारणी सभा थी उसने नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया और ये गठन का उद्देश्य भी नागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना था। इसके बाद उत्तर प्रदेश नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया, ये नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसका गठन 31 जुलाई 1947 को किया गया। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि जो उत्तर प्रदेश नागरी लिपि सुधार समिति थी इसने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जो नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसके बाद लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया 1953 में। तो जो ये समिति थी नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जो इसकी अनुशंसाएं थी, यानी इन्होंने जो सुझाव दिए थे, अपनी रिपोर्ट दी थी कि ये चेंजेस होने चाहिए, तो उसकी अनुशंसाओं पर ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में यह समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता उस टाइम तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमारे देवनागरी लिपि के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।